हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो इसके पिछले लेक्चर्स में अपन ने पढ़ लिया था कि दोष, धातु, मल क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और वो कैसे एक शरीर को धारण करके रखते हैं। और इसके बाद अपन ने पढ़ लिया था मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पंच महाभूत क्या होते हैं। ठीक है, तो उसका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंच महाभूतों के बारे में लिखिए। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्या है, लोक एवं पुरुष में साम्य। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, ये श्लोक यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना अपन ने टिक कर रखा है ये यहीं से इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको चाहो तो लर्न भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली। तो क्या दे रखा है, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषांत पुरुषे, मतलब कि जितने भाव, मतलब कि जितने भी जो भेद है, मूर्तिमान भाव हैं, वो सारे किस में हैं, जो अपने लोक संसार में हैं। ठीक है, विशेषांश तावंतु पुरुषे, यावंत पुरुषे तावंतो लोके, मतलब जितने भी मूर्तिमान भाव लोक में हैं उतने ही भाव किसमें है, एक पुरुष में। पुरुष मतलब एक शरीर में, जीवित शरीर में। ठीक है, और फिर ये देखो जैसे कि इसमें नहीं दे रखा, बट ये इंपॉर्टेंट है जो कि हमें लिखवाया गया था। क्या, यत पिंडे तत्ब्रह्मांडे, मतलब जो संसार में है, जो एक पुरुष में है, वही पूरे ब्रह्मांड में है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, यत पिंडे तत्ब्रह्मांडे यावंतो ही लोके मूर्ति, मतलब जितने भी मूर्तिमंत भाव, मतलब कि मतलब जो चीज़ें हैं वो इस संसार में हैं, उतनी ही चीज़ें अपने क्या है, एक पुरुष के शरीर में है। यावंत पुरुष हो तावंत लोके, मतलब जितने पुरुष में भाव है उतने ही लोक में है, जितने लोक में है उतने ही पुरुष में है। ठीक है, तो देखो इसके यहाँ पे हिंदी क्या दे रखी है, यह पुरुष लोक के सदृश, मतलब लोक के समान है। जो पुरुष है वो क्या है, इस संसार के समान है, क्योंकि लोक में जितने मूर्तिमान भावों के भेद हैं, स्वरूप वाले भाव हैं, उतने ही पुरुष मतलब जीवित शरीर में भी हैं। और जितने भाव पुरुष में हैं उतने ही भाव विशेष लोक में है, मतलब जितने लोक में हैं उतने ही भाव पुरुष में है, और जितने भाव पुरुष में उतने ही संसार में है। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है, ये श्लोक यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक ये यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल कि अपन कैसे समझ सकते हैं कि इतने भाव पुरुष में है उतने ही भाव संसार में है। तो देखो यहाँ पे क्या देखा है, लोक, लोक मतलब संसार के अवयव, जैसे वृक्ष, पशु आदि अनगिनत है। इन संसार में क्या है, वृक्ष है, पशु पक्षी, ये सब क्या है, अनगिनत है। वैसे ही जो पुरुष के अवयव हैं, जैसे कि स्नायु, धमनी आदि, ये भी क्या है, जो अपनी स्नायु हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, धमनी, इन सबको क्या बोला गया, अनगिनत। तो जैसे कि संसार में वृक्ष पशु पक्षी अनगिनत है, वैसे ही अपने शरीर में भी धमनी स्नायु क्या है, अनगिनत है। जो 6 धातुएं होती हैं, कौन सी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये क्या है, पंच महाभूत। और एक क्या हो गया, अव्यक्त, मतलब ब्रह्मा, इसने मिलकर क्या बनाया है, संसार बनाया है। और यही षड धातु मिलकर क्या बनती हैं, एक पुरुष को बनाती हैं। मतलब ये जो 6 धातु हैं, इसी ने किसको बनाया है, संसार को बनाया है। और इसी ने किसको बनाया है, एक पुरुष को बनाया है। तो ये दोनों में क्या हो गई, सेम चीज़ें हो गई कि जितने पुरुष में है उतने ही संसार में है। ठीक है, तो अपन जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या, आप ये 1-2 एग्जाम्पल इसमें याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पुरुष में भी हैं और संसार में भी हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि पृथ्वी, जो अपने संसार में है वो क्या है, पृथ्वी। और अपने पुरुष में उसको क्या बोला गया, मूर्ति। मूर्ति मतलब जो शेप, अपना जो शरीर है, जो उसको ढांचा, मतलब अपने शेप प्रोवाइड कौन कर रहा है, पृथ्वी क्या होती है, एक गुरु होती है जो कि अपने एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। वैसे ही अपने शरीर में पृथ्वी का कहाँ काम हो रहा है, मूर्ति। मूर्ति मतलब एक शेप प्रोवाइड करना। जैसे कि पृथ्वी में क्या है, जल, और अपने शरीर में उस जल की जगह क्या है, क्लेद। क्लेद मतलब गीलापन जो उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और लोक में क्या है, तेज मतलब अग्नि, लोक में अग्नि है, और अपने शरीर में उसको क्या माना गया है, अभिसंता, मतलब जो अपने शरीर की उष्णता है। तो आप देख रहे हो कि संसार के भाव और पुरुष के भाव एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है। वायु, मतलब बाहर संसार में वायु, और अपने शरीर में क्या है, प्राण वायु है। अपने वायु के 5 भेद अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि वात के 5 भेद कौन कौन से होते हैं, उनमें सबसे मेनली क्या है, प्राण वायु। तो अपने बाहर क्या है, वायु है, और अपने शरीर में क्या है, प्राण वायु है। ठीक है, कि पूरे संसार में ब्रह्मा है और अपने शरीर में क्या है, अंतरात्मा है। ऐसे ही आप ये 4-5 एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा जो आप वहाँ पे लिख सको। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें ये नहीं दिया गया था, बट हमारे टीचर ने हमें लिखवाया था कि
लोक पुरुष साम्य जो सिद्धांत है इसका प्रयोजन क्या है, तो आप इसको यहाँ से याद कर सकते हो। हमने लिख रखा है प्रयोजन क्या है इसका, लोक को अपने में और अपने को लोक में, मतलब लोक को अपने में और खुद को लोक में समान रूप से देखने से सत्या बुद्धि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होता है? सत्या बुद्धि उत्पन्न होती है। ठीक है, संपूर्ण शरीर को अपने में देखने से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे सुख दुख के कर्ता हम स्वयं हैं, अन्य कोई नहीं। जो भी हमारा सुख दुख, हमें कुछ भी प्राप्त हो रहा है, इसके कर्ता कौन है? हम खुद हैं, इसे और कोई उत्पन्न नहीं करता। क्योंकि जो संसार में है वही भाव भी अपन है, जो पुरुष में है वो भाव किसके हैं? संसार के हैं। तो एग्जैक्टली क्या हो गया, हर चीज़ के कर्ता धर्ता कौन है? अपन स्वयं है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इसका प्रयोजन याद कर लेना है, जो कि क्या है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये आप इसको यहाँ से याद कर लेना। जब 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए कि लोक साम्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो आपको श्लोक लिखना है, यावंतो ही लोके वाला, और फिर यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, फिर आप उसकी हिंदी एक्सप्लेन कर दोगे, फिर आप उसका प्रयोजन बता दोगे कि इसका प्रयोजन क्या है, और इसकी ये 5-4 एग्जाम्पल बता दोगे, तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं, आगे अपन को क्या बताया गया है। ये इसके एग्जाम्पल हैं जो आप देख सकते हो, ये एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। ये वाले जो एग्जाम्पल है ना, जो नीचे दिए गए हैं, कौन से, कि कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इनमें इसको लोक में और पुरुष में क्या माना गया है। तो जैसे एमसीक्यू में देखिएगा, कृतयुग को पुरुष से क्या माना गया है, तो उसमें क्या माना गया है? बाल्यावस्था। त्रेता युग को क्या माना गया है? यौवन अवस्था। द्वापर को क्या माना गया है? बुढ़ापा। ये कलियुग में आतुर रोगी होना। युगांतन का मतलब, ये जो 5-6 एग्जाम्पल है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो हम आपको साथ साथ में एमसीक्यू भी बताते जा रहे हैं कि कहाँ से बन रहे हैं, और आपको हम ये भी बता रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है बड़ा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अपन देखते हैं कि त्रिगुण और त्रिदोष में क्या संबंध है। ठीक है, तो त्रिगुण और त्रिदोष, त्रिगुण क्या होते हैं अपन ने देखा था कि क्या होते हैं। अपन ने ऊपर क्या देखा था, वो क्या होते हैं? दोष 2 होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दोष कौन से थे? वात पित्त कफ, उन्हीं को अपन ने यहाँ पे क्या बोला है? त्रिदोष। ठीक है, और मानसिक दोष अपन ने कौन से माने थे? रज और तम। वहाँ पे अपन ने क्या नहीं माना था? सत्व को नहीं माना था। ठीक है, ये क्या थे अपने? मानसिक दोष। ठीक है, तो यहाँ पे ये त्रिगुण क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सत्व रज तम, तीनों को यहाँ पे माना गया है, सत्व रज तम। और मानसिक दोष में किसको माना गया था? इन दोनों को, रज और तम को। तो अपन ने यहाँ पे देख लिया कि त्रिगुण और त्रिदोष में क्या संबंध। त्रिगुण तो क्या होते हैं? सत्व रज और तम। ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है, और ये बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है कि त्रिगुण और त्रिदोष में डिफरेंस बताइए। ठीक है, और त्रिदोष क्या हो गए? वात पित्त कफ, और इन्हीं को अपन ने क्या माना था? शारीरिक दोष पे माना था। ठीक है, तो त्रिगुण और त्रिदोष में क्या होता है? पंच भौतिक संगठन, 5 भौतिक संगठन होता है। ठीक है, अब इनमें कैसे कैसे होता है वो अपन देखते हैं। कि जो आकाश महाभूत होता है, ये अपन को याद ही करना पड़ेगा कि कौन से महाभूत में कौन से गुण की प्रधानता होती है। जो आकाश होता है उसमें किसकी होती है? सत्व महाभूत, सत्व गुण की प्रधानता होती है। देखो क्या दिया, सत्व बहुलम आकाश है। सत्व गुण की किस में होती है? आकाश महाभूत में होती है। वायु रजो, रजो मतलब रज, इसमें होती है, वायु में होती है। वायु महाभूत रजगुण की प्रधानता होती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख लेना। हमने तो ऐसे याद किया था कि पहले तो 5 महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये अपन ने लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अपन कैसे लिखेंगे? पहले सत्व, क्योंकि अपन ने याद किया है सत्व रज तम 3 होते हैं। पहले सत्व आ जाएगा, फिर रज आएगा, फिर दोनों आ जाएंगे, सत्व और रज, फिर सत्व और तम आ जाएगा, और लास्ट में क्या बच गया? तम आ जाएगा। ठीक है, पहले सत्व, फिर रज, फिर दोनों को साथ में, फिर सत्व के साथ क्या बचा हुआ था? तम को लिख दिया, और तम फिर अकेला आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि कौन से महाभूत में कौन से प्रधानता होती है, कौन से गुण की। ठीक है, और ये यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं आकाश में क्या होता है? प्रकाशत्व गुण, मतलब उसमें प्रकाश की वो होती है, गुण की प्रधानता होती है। वायु क्या होती है? चंचल होती है, मतलब वायु कहाँ भी एक जगह रुकती नहीं है, वो हर जगह क्या होती है? चलायमान होती है। ठीक है, अग्नि में क्या होता है? प्रकाशन तथा चंचलता, दोनों चीज होती है। प्रकाशन किसके कारण हो गई? सत्व गुण के कारण हो गई, और चंचल किसके कारण हो गया? रजगुण के कारण। ठीक है, ऐसे ही जल स्वच्छ होने से क्या होता है? प्रकाशन होने से, गुरुत्व गुण होने वाले से, और आच्छादन करने वाले होने से इसमें क्या आती है? सत्व और तम गुण की प्रधानता होती है। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि वायु में चांचल्य होता है, आकाश में प्रकाशन होता है, अग्नि में प्रकाशन और चंचल दोनों होता है। तो सत्व जो गुण है उसका क्या है? प्रकाशन उसका गुण है। ठीक है, रज का क्या है? चांचल्य। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और
पृथ्वी अत्यंत आवरण, पृथ्वी क्या होती है, गुरु होती है, तो वो हर चीज़ को क्या कर देती है, आवरण मतलब ढक जाना, तो सब चीज़ों को ढक देती है। उसी के कारण उसका गुण क्या होता है, तमो गुण बाहुल्य, मतलब उसमें तम गुण की क्या होती है, प्रधानता होती है। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ पे याद रखिएगा कि त्रिगुण और त्रिदोष में क्या संबंध है। ठीक है, और ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन से महाभूत में कौन से गुण की प्रधानता है। ठीक है, और सत्व गुण क्या है, प्रकाशन है, और रज क्या है, चंचल है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये तो अपन ने त्रिगुण के बारे में बता दिया, अब हम आपको बताएंगे कि त्रिदोष के बारे में, कि त्रिदोष में कौन से दोष में कौन से महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं जैसे कि वात दोष, वात मतलब वायु की प्रधानता। पित्त, पित्त क्या होता है, उष्णता का कारण, और उष्णता किसके कारण आती है, अग्नि महाभूत के कारण। ठीक है, श्लेष्मा, श्लेष्मा मतलब कफ दोष, कफ दोष क्या होता है, जल महाभूत के कारण। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि वात पित्त श्लेष्म इनमें कौन कौन से महाभूत की होती है। तो आप देखो जैसे कि वात है, आपने 5 महाभूत लिख लिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये हो गए आपके 5 महाभूत। अब अपन को देखना है कि वात पित्त कफ इनमें कौन कौन से महाभूत में कौन सो की प्रधानता हो रही है। तो आकाश और वायु ऊपर वाले जो 2 हैं, इसमें किसकी प्रधानता हो गई, वात की। अग्नि किसके कारण होती है, पित्त, पित्त मतलब उष्णता, वो किसके कारण हो रही है, वो तो अग्नि के कारण ही होगी। और कफ, कफ क्या होता है, गुरु होता है आलस्य का कारण होता है, तो वो लास्ट वाले 2 महाभूत किस में आ गए, जल और पृथ्वी में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ऊपर वाले 2 महाभूत आकाश वायु किस में हो गए, वात में, क्योंकि वायु कहाँ रहती है, जहाँ पे खोखला स्पेस होता है, तो वो किस में हो जाएगा, आकाश महाभूत में, और वायु में वायु तो होगी, वात होगी। ठीक है, और अग्नि मतलब उष्णता, वो किसके कारण होती है, पित्त के कारण। और जल और पृथ्वी गौरवता, स्थूलता, क्लेदपन, ये किसके कारण होता है, कफ के कारण। तो ये कफ के कौन से महाभूत हो जाएंगे, जल और पृथ्वी। ठीक है, ये आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर अपन देखते हैं कि इसमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो वात में क्या हो जाएगा, रजो गुणात्मक, वात क्या हो जाएगी, रज, पित्त क्या हो जाएगा, सत्व और रज दोनों, और कफ क्या हो जाएगा, तम। तो यहाँ पे ये एमसीक्यू पूछा जाता है आपसे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि त्रिदोष और त्रिगुण का संबंध बताओ, और यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन से महाभूत में किसकी प्रधानता है। ठीक है, तो आपको ये तो याद रखना ही है। वात पित्त कफ में ऊपर अपन ने देख लिया था, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में, इसमें कौन से गुण थे, सत्व रज तम में। अब अपन देख लेते हैं वात पित्त कफ में किसकी है। तो वात में किसकी हो जाएगी, रज की। ठीक है, पित्त में किसकी हो जाएगी, सत्व और रज दोनों की। ठीक है, और कफ में किसकी हो जाएगी, सिर्फ तम की। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख लो, रज, फिर सत्व रज दोनों, और कफ में क्या आ जाएगा, तम, जैसे कि अपन ने वहाँ पे आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इनमें याद रखा था। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे कि ये मैंने आपको वहाँ पे बता ही दिया था कि कौन किस चीज़ का कारण है, सत्व किसका कारण है, प्रकाशन का कारण है। ठीक है, ये एमसीक्यू यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि सत्व किसका कारण है, प्रकाशन का कारण है, रज किसका कारण है, प्रवृत्ति का, और जो तम है वो इन दोनों का गुण का नियमन है। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू बनता है यहाँ पे। हमारे तो मेनली पेपर में एमसीक्यू पूछा गया था कि प्रकाशन किसका गुण है, तो किसका है, सत्व का, रज किसका है, प्रवृत्ति का। ठीक है, तो आपको जो पूछे सत्व त्रिदोष और त्रिगुण में संबंध, तो आपको ये इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं सामान्य विशेष। ये सामान्य विशेष एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये हमेशा पूछा जाता है। पदार्थ में ये टॉपिक 10 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, चरक संहिता में ये 5 मार्क्स में पूछा गया था, और ये कहीं भी संस्कृत में भी पूछा जा सकता है। संस्कृत का जो पेपर आता है उसमें सेकंड पेपर में ये टॉपिक दे दिया जाता है कि सामान्य विशेष को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको कहीं भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और क्रिया शरीर में तो ये पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि सामान्य और विशेष क्या होता है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, सामान्य मतलब जो चीज़ कॉमन है। ठीक है, और विशेष मतलब जो चीज़ स्पेशल है। ठीक है, तो जो चीज़ देख, सभी भावों की वृद्धि का कारण, जो भी अपने शरीर में वृद्धि हो रही है वो किसके कारण हो रही है, सामान्य के कारण। और कोई भी चीज़ विशेष है उसके कारण क्या हो रहा है, हाश, हाश मतलब क्षय, मतलब उस चीज़ की कमी आ रही है। सामान्य से तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, और हाश से क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। ठीक है, तो ये श्लोक है, ये अपन को यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है जो आपको हर जगह पूछा जाता है, और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हर जगह पूछा जाते हैं, क्रिया, पदार्थ, रचना, शरीर,
संहिता। तो हम आपको एक जगह ही याद करवा रहे हैं, आपको अलग से फिर दूसरे सब्जेक्ट में इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये देखो क्या दिया हुआ है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम। मतलब हमेशा जो सामान्य चीज़ें होती हैं वो किसका कारण होती हैं, वृद्धि का कारण होती है, मतलब बढ़ाने का। सर्वदा सर्वभावानां मतलब हमेशा हर भावों की वृद्धि का कारण कौन होता है, सामान्य। हास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयतु। मतलब जो हास होता है, विशेष होता है, वो हमेशा किसका कारण होता है, विशेष हमेशा क्षय का कारण होता है, मतलब घटने का कारण। कोई भी चीज़ की कमी हो रही है उसका कारण कौन होता है, विशेष होता है। ठीक है, यही श्लोक में दिया हुआ है। देखो हिंदी में अपन को यही दी हुई है, सर्वदा हमेशा सभी भावों में कौन आ गए, द्रव्य गुण और कर्म। इनकी वृद्धि का कारण कौन होता है, सामान्य, और इनके हाश का कारण कौन होता है, विशेष। सामान्य विशेष दोनों ही शरीर के साथ क्या होता है, इन दोनों का संबंध होता है। शरीर में सामान्य भी एक संबंध है और विशेष भी, दोनों क्या एक संबंध है। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं कि द्रव्य गुण कर्म इनमें क्या क्या वो होता है। तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि आगे ये क्या दिया हुआ है कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें वृद्धि का कारण होती हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि वृद्धि का कारण कौन होता है, सामान्य एकत्वरम विशेषस्तु पृथकत्व। मतलब जो सामान्य होता है वो क्या करने वाला होता है, एकत्व, मतलब एकता उत्पन्न करने वाला होता है। एकता उत्पन्न होगी तो शरीर की क्या होगी, वृद्धि उत्पन्न होगी। विशेषस्तु पृथकत्व, और जो विशेष होता है वो पृथकत्व। पृथकत्व मतलब अलग करने वाला होता है। अगर चीज़ें अलग अलग हो गई तो उसकी शरीर में क्या हो गई, कमी हो गई, तो उससे क्या हो गया, हाश हो गया। ठीक है, तुल्यार्थता ही सामान्य विशेषस्तु विपर्य। मतलब तुल्यार्थ मतलब समानार्थकर्ता को सामान्य, जो समानता लाने वाला होता है उसको जो सामान्य बोला, जो समानता आ गई तो वृद्धि हो गई, और जो विपरीत भाव, जो अपोजिट चीज़ों को लाने वाला होता है उसको बोला विपर्य। विपर्य मतलब अपोजिट, तो वो किसका कारण होगा, हाश का कारण होगा। ठीक है, समझ में आया आपको कि कौन सी चीज़ें सामान्य तो वृद्धि करती है और विशेष क्या करता है, हाश करता है। ठीक है, अब अपन ने देखा था कि वृद्धि और हाश किन किन चीज़ों का हो सकता है, तो 3 चीज़ों का हो सकता है, द्रव्य गुण और कर्म। द्रव्य का भी हो सकता है, गुण का भी हो सकता है और कर्म का भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि द्रव्य सामान्य, सबसे पहले अपन सामान्य के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य क्या होता है, वृद्धि का कारण होता है। तो द्रव्य सामान्य से वृद्धि कैसे हो सकती है, द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ, किसी पदार्थ से अपने शरीर में वृद्धि कैसे हो सकती है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मासान अप्यते मासेन मासान मास प्रवर्तते, अर्थात मास से मास की वृद्धि होती है। जैसे कि अपने शरीर में कमी आ गई, अपन दुबले पतले क्रश हो गए, तो अपने किसकी कमी हो गई, मांस धातु की कमी हो गई। अब अपन को शरीर में मांस धातु बढ़ाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, मांस को बढ़ाने के लिए कौन सी धातु देनी पड़ेगी, मांस की, मांस धातु ही देनी पड़ेगी। तो मांस धातु से ही मांस की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो सामान्य क्या हो गया, मांस से मांस की वृद्धि, और द्रव्य का एक पदार्थ, तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को बढ़ाने के काम आता है। तो जैसे मांस की कमी होने से अपन को क्या देना पड़ेगा, मांस धातु ही देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर द्रव्य सामान्य के बाद अपन देखते हैं गुण सामान्य। गुण मतलब उस चीज़ का, अपन द्रव्य देख लिया, अब अपन उसकी चीज़ का गुण देखेंगे कि किसी गुण से कैसे वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो गुण वृद्धि जैसे कि अपन कोई भी गुण ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि रस रक्त आदि धातु के सामान्य के सामान्य लक्षणों वाले पदार्थ का सेवन उस पदार्थ रस आदि की पूर्ति करता है, जिस प्रकार रस आदि धातु के क्षय की चिकित्सा में बताया गया है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं गुण सामान्य और कर्म सामान्य। कर्म सामान्य मतलब गुण सामान्य, सबसे पहले अपन द्रव्य सामान्य देख सकते हैं कि मास से मास की वृद्धि हो रही है। फिर गुण सामान्य, गुण सामान्य मतलब एक गुण वाली चीज़ से दूसरे गुण की वृद्धि हो रही है। जैसे कि जैसे अपन को शुक्र धातु बढ़ानी है। ठीक है, शुक्र धातु बढ़ाने के लिए अपन को कौन सा गुण बढ़ाना पड़ेगा, सौम्य गुण बढ़ाना पड़ेगा। तो सौम्य गुण के कारण किसकी वृद्धि हो रही है, सौम्य गुण की, किसकी, शुक्र धातु की वृद्धि हो रही है। तो इसका क्या हो गया, ये गुण हो गया। और कर्म सामान्य, कर्म सामान्य मतलब अपन को एक कर्म से दूसरे कर्म की वृद्धि करनी है। अब जैसे कि अपन आलस्य है, अब अपन को आलस्य बढ़ाना है, तो आलस्य बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है, कफ बढ़ने की वजह से। तो अपन को अगर कफ बढ़ाना है तो अपन को कौन से मतलब कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है जिसकी वजह से अपन को ऐसा कौन सा कर्म करना पड़ना है जिसकी वजह से अपना वो बढ़ जाए, कफ धातु बढ़ जाए। ऑब्वियसली अगर अपन सोएंगे आलस्य बढ़ेगा अपना, आलस्य के कारण अपन क्या आएगी, निद्रा आएगी। निद्रा पर अपन सो रहे हैं तो उससे क्या बढ़ रहा है, अपना कफ बढ़ रहा है। वैसे कौन सा कर्म किया अपन ने जिससे कि कफ की वृद्धि हुई, अपन सो गए, मतलब सोना, आलस्य होना, इससे क्या हो गया, ऐसा कर्म किया, सोए अपन, आलस्य उत्पन्न हुआ, उससे किसकी वृद्धि होगी, कफ की। गुण मतलब ऐसा गुण बढ़ाना है, जैसे कि अपन ने
दूध, दूध क्या होता है, उसके गुण भी किसके समान होते हैं, शुक्र धातु के समान होते हैं। तो शुक्र अपन दूध का गुण क्या होता है, सौम्य गुण होता है, स्निग्ध होता है, उस गुण के कारण किसकी वृद्धि हो गई, शुक्र धातु की वृद्धि हो गई। ठीक है। और द्रव्य सामान्य क्या हो गया, किसी पदार्थ के कारण, ऐसा पदार्थ जिससे दूसरे पदार्थ की वृद्धि हो रही है। अपन को मास की कमी हो गई, तो मास से किसकी वृद्धि होगी, मास धातु की वृद्धि होगी। ठीक है। ऐसे ही अपन को किसके देखने हैं, विशेष के देखने हैं। अपन ने सामान्य के देख लिए, अब अपन देखेंगे विशेष के, कि विशेष का कारण क्या होता है। विशेष क्या होता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ का, ऐसी चीज़ सेवन करना जिससे एक की कमी हो जाए। ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया गया है, आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है धातु साम्य की क्रिया, हाश को प्राप्त किए गए धातु को समान अवस्था में लाना और बढ़े हुए धातु का हास करना। तो अपने जो तंत्र है आयुर्वेद शास्त्र, उसका क्या प्रयोजन है, जो बढ़ी हुई धातुएं हैं उनको तो साम्य करना, और जो कम धातुएं हैं उनको अपन को बढ़ाना, और जो बढ़ी हुई धातुएं हैं उनको अपन को कम करना। ठीक है। तो मतलब एग्जैक्टली अपना प्रयोजन क्या है, धातु साम्य स्थापित करना, मतलब धातुओं की समावस्था। तो अपन बढ़ी हुई धातु को तो कम करेंगे और कम हुई धातु को अपन समावस्था में ला देंगे। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, धातु साम्य करने की क्रिया, हाश हुई धातुओं को समान अवस्था में लाना और बढ़ी हुई धातुओं का हाश करना। जो धातुएं बढ़ गई हैं उनको तो कम करना और कम हुई धातुओं को समान अवस्था में लाना। तो अपन ने द्रव्य सामान्य देख लिया, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, कि कैसे अपन वृद्धि कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि अपन कैसे हाश कर सकते हैं। तो इसके भी 3 पार्ट्स हो गए, कौन से, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म, नहीं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। सामान्य तो अपन ने ऊपर देख लिया। देखते हैं द्रव्य विशेष। अपन ने सामान्य विशेष क्या देखा था, कि सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है। अब अपन देखेंगे विशेष क्या होता है। विशेष का मतलब होता है हाश करना। तो जैसे कि शरीर में मांस धातु की वृद्धि हो जाती है। अब अपन ने देखा था कि जब अपन को वृद्धि करनी थी तो अपन क्या कर रहे थे, मांस से मांस की वृद्धि कर रही थी। अब अपन को देखना है कि अगर मांस धातु की वृद्धि हो गई है तो अपन उसको कम कैसे करेंगे। तो उसके जो विपरीत गुण होते हैं उससे अपन उसका क्या कर देंगे, हाश कर देंगे। तो रुक्षादि द्रव्यों के प्रयोग से मांस का हाश हो जाता है। अब मांस से मांस की वृद्धि हो रही थी, अगर अपन उसको उसके विपरीत गुण दे देंगे, जैसे कि मांस धातु से तो अपन ने वृद्धि की थी, अगर अपन उसको अस्थि धातु दे देंगे। अस्थि धातु क्या होती है, अस्थि क्या होती है, आकाश युक्त होती है। ठीक है। तो वो क्या होती है, खोखली होती है। तो उसके अपोजिट गुण मिल गया, तो इससे क्या हो गया, हाश हो गया। ठीक है। तो मास से मास की वृद्धि हो रही थी, और मास के अगर मास की वृद्धि हो गई है बहुत ज़्यादा, तो उसके अपोजिट गुण वाला द्रव्य देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, उसका हाश हो जाएगा। उसके अपोजिट कौन सा हो गया, अस्थि धातु। तो अस्थि दे दी तो क्या हो गया, उसका हाश हो गया। ठीक है। फिर गुण विशेष, तो उसके अपोजिट गुण देना जिससे उसकी कमी हो जाए। जैसे शरीर में वात दोष के वृक्ष की वृद्धि होने पर इसके विपरीत गुण वाले तेल के स्निग्ध गुण का सेवन करवाया जाता है। जैसे कि अपन ने शरीर में वात दोष की वात दोष दिया, अपन को वात दोष की वृद्धि हो गई। वात दोष के कारण किसके, वृक्ष गुण, क्योंकि वात का एक गुण होता है वृक्ष गुण, तो उसकी अपन को वृद्धि हो गई। अब वृक्ष गुण बढ़ गया, वात बढ़ गई, तो अपन को उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उसको कम करने के लिए अपन क्या देंगे, उसके सेम द्रव्य तो देंगे नहीं, क्योंकि सेम करेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अपन देंगे उसके अपोजिट द्रव्य। तो अगर अपन अपोजिट देंगे तो उसका हाश हो जाएगा। अब वृक्ष है, उसको कम करने के लिए अपन क्या देंगे, स्निग्ध देंगे। तो स्निग्ध गुण किसका होता है, तेल का होता है। तो तेल का सेवन करवाया जाएगा तो वात कम हो जाएगी। ठीक है। और वृक्ष गुण है उसका क्षय हो जाएगा, कमी हो जाएगी, और स्निग्ध गुण उसका बढ़ जाएगा। तो उसकी कमी करवाने के लिए अपन को क्या देना पड़ेगा, स्निग्ध गुण देना पड़ेगा, जो किस में होता है, तेल में होता है। ठीक है। ये हो गया गुण विशेष। अब अपन देखते हैं कर्म विशेष। कर्म विशेष मतलब ऐसा कर्म करवाया जाता है जिससे उस कर्म की तो कमी हो जाती है जो बढ़ा हुआ है। ठीक है। जैसे कि वात का काम क्या होता है, चल कर्म। वात का काम क्या होता है, चलना। ठीक है। तो उस गुण की अगर वृद्धि हो गई तो उसको अपन क्या करवाएंगे, उसको कम करवाएंगे। तो उसको कम करवाने के लिए क्या करेंगे, अपन कफ की वृद्धि करवा देंगे। वात को कम करने के लिए कफ को बढ़ाएंगे। अगर वात चल कर्म उसका बढ़ गया है तो अपन उसको अब कैसे कम करेंगे। कफ का काम ही क्या होता है, आलस्य पैदा करना, बैठाना, सुलाना। तो इन सब चीज़ों से क्या हो जाएगा, वात की वृद्धि हो जाएगी। नहीं, वात की तो कम हो जाएगी और कफ की वृद्धि हो जाएगी। तो उससे वात का क्या हो गया, क्षय हो गया। ठीक है। तो उसको अपन बैठा देंगे, लेटा देंगे, विश्राम करवा देंगे, उससे कफ की तो वृद्धि हो जाएगी और वात का क्षय हो जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन ने देखा है कि सामान्य विशेष और कर्म, गुण विशेष, द्रव्य विशेष, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सामान्य विशेष। तो आपको ये ध्यान से याद करना है, ये हर जगह पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है। आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।